देखिए, जो आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और जो आपका रिजर्व सब्जेक्ट था, तो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या आता था, जैसे किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू पुलिस, तो पुलिस जो पार्ट था ना, ये आपका रिजर्व पार्ट में आता था। लैंड रेवेन्यू आपका किस में आता था, रिजर्व पार्ट में आता था। इरिगेशन, तो इरिगेशन आपका किस में आता था, ये आपका नहीं, इरिगेशन आई थिंक ये इसमें नहीं आता था, इरिगेशन ट्रांसपोर्ट में आता था। जो पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये सब जो पार्ट था ना, ये सब आपका इसमें आता था, तो रिजर्व सब्जेक्ट में आता था। ठीक है, नहीं लैंड रेवेन्यू अगर ये आएगा ना, तो इसमें आपका इरिगेशन का पार्ट भी इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये इरिगेशन, ये सब जो पार्ट था ये आपका रिजर्व पार्ट था, और ये रिजर्व पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, हाँ। लॉ एंड गवर्नर, यही तो बात है ना, कि वहां पे प्रोविंशियल पार्ट में उनको पावर दिया जा रहा था गवर्नर को। तो गवर्नर को जो लॉ एंड ऑर्डर का पावर दिया गया था ना, तो वो बहुत ज्यादा नहीं दिया गया था। देखिए, जो लिस्ट जो था ना, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में ज्यादा था। जो आपका रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें लिस्ट ज्यादा नहीं था। जो आपका रिजर्व, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें, जैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बात था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात था, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई बात था, पब्लिक वर्क से रिलेटेड कोई बात था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ था, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ था, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरी वगैरह जो भी चीज होगा ना, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये सब जो पार्ट था ना, ये सब किसके अंदर था, तो ये सब आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर था। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट में कुछ ही पार्ट, हाँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, फिशरी, ये सब आपका इसमें रखा गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपका रखा गया था। लेकिन जो आपका रिजर्व पार्ट था, प्लीज किसका माइक ऑन है, इको बहुत होता है ना, मुझे दिक्कत होता है। जोहरत सैयद, सर सेम, सेम एज टुडेज स्टेट एंड कंकरेंट, हाँ बिल्कुल। जब आज का जो आपका स्टेट और कंकरेंट, उस पर भी हम लोग आएंगे। इसके जस्ट बाद आपको ऐसे ही दिखेगा कि एक आपको कंकरेंट सब्जेक्ट जो अभी आपको दिखता है ना, कि जिसमें दोनों बना सकते हैं, तो उसी तरीके का आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, नो सर, द डिफरेंस लाइज ओनली हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिफरेंस, हाँ डिफरेंस लाई करता है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी पार्ट था ना, तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, इसमें एड ऑफ मिनिस्टर्स के हेल्प से ही आप कर सकते थे। तो यहाँ पे वो अकाउंटेबल थे। अकाउंटेबल या एड ऑफ मिनिस्टर का क्या मतलब होता है, एड मतलब हेल्प, मिनिस्टर के हेल्प से। जो भी गवर्नर जो लॉ बनाएगा, जिस भी तरीके का रूल्स बनाएगा, इन जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में होगा, वो मिनिस्टर्स के हेल्प से ही बनाएगा। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट में होगा, ये कुछ पार्ट गवर्नर को ट्रांसफर्ड इज वाइल रिजर्व इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही तो मैं बता रहा हूँ इमरान, मैं वही तो बता रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल ही तो होता है ना, रिस्पॉन्सिबल, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था ना, ये सब अकाउंटेबल था। ये रिस्पॉन्सिबल थे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि इनके हेल्प से ये बन रहा था। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर बना रहा था। तो क्या गवर्नर किसी को अकाउंटेबल होता है? क्या आप पूछेंगे कि प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू होम, तो मैं क्या आंसर दूंगा, किसी को प्रेसिडेंट अकाउंटेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू होम, तो मैं बोलूंगा लोकसभा, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा। तो यही चीज यहाँ पे था, दे वर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में भी जो भी लिस्ट थे, तो उसमें जो लॉ बनता था, वो किसके हेल्प से बनता था, मिनिस्टर्स के हेल्प से बनता था। तो ये मिनिस्टर्स किसको अकाउंटेबल थे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जो आपका 60, 70, 80 जितना भी मेंबर्स होगा, जो इंक्रीज किया गया था, तो उनको ये अकाउंटेबल थे, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि अगर किसी भी तरीके का गलती होगा, तो वो जिम्मेवारी लेते हैं कि हाँ आपने ये गलत किया था। तो वो अकाउंटेबिलिटी का यही मतलब होता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को ये पावर दिया गया था कि आप बिना एड ऑफ मिनिस्टर्स के हेल्प से, बिना मिनिस्टर्स के हेल्प से आप इस पे लॉ बना सकते हैं, आप इस पे कुछ रूल्स बना सकते हैं। तो यही था आपका रिजर्व सब्जेक्ट और यही था आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो हमेशा आपको गवर्नर के साथ यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे जो एड ऑफ मिनिस्टर्स का बात हो रहा है, ये किनका बात हो रहा है, यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर का ही बात हो रहा है। गवर्नर यहाँ पे किसी मिनिस्टर्स का हेल्प नहीं ले रहे थे, रिजर्व सब्जेक्ट में किसी भी मिनिस्टर्स का हेल्प नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था ना, इसमें मिनिस्टर्स का हेल्प था, मिनिस्टर्स के हेल्प के बिना ट्रांसफर सब्जेक्ट में कुछ नहीं किया जा रहा था। ओके,
इमरान, अभी बस क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। नो सर, द डिफरेंस लाइज ओनली हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस पे डिफरेंस लाई करता है। तो अकाउंटेबिलिटी तो मैं आपको बताया हूँ। ट्रांसफर्ड इज वाइल एज रिजर्व इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये अकाउंटेबल है। जो भी आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें अकाउंटेबल है, जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें अकाउंटेबल नहीं है। बट इट इज गवर्नर नॉट ओनली, इट इनपुट्स ऑल्सो इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। या आप थोड़ा सा सब चीज को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास। ठीक है। हाँ, सेंट्रल सब्जेक्ट तो मैंने तो यही बताया ना कि डायरकी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था, सेंट्रल लेवल पे डायरकी का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था। ठीक है। तो 1919 में बस आपको इतना ही समझना, यही इंपॉर्टेंट था कि सेंट्रल लेवल पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सॉरी सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट में भी दो चीज का डिमार्केशन किया गया था, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। इसलिए इसको डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौन सा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल था? तो गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स दे वर द रिस्पॉन्सिबल अंडर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। गवर्नर विदाउट द एड ऑफ द मिनिस्टर्स दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल अंडर द रिजर्व सब्जेक्ट। बस डायरकी से रिलेटेड इतना ही आपको समझना है। ओके, चलिए, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए। डायरकी was introduced at the provincial level. It means a dual set of government. One is accountable and other is not. The provincial subject were divided into transferred and the reserved subject. The transferred subject were to be administered by the governor with the aid of ministers accountable to legislative council. ठीक है। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विदाउट एड ऑफ मिनिस्टर्स, बिना एड ऑफ मिनिस्टर्स के बिना। ठीक है। और इसमें एक और चीज ऐड किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक और चीज ऐड किया गया था। क्या किया गया था? तो जो कमांडर इन चीफ थे ना, उनको छोड़ के जो आउट ऑफ द 6 मेंबर्स इन द वायसराय, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स होते थे, उसमें से 3 मेंबर्स जो होंगे ना वो आपके इंडियंस होंगे। 3 मेंबर इंडियंस होना ये कंपलसरी था। ठीक है। तो बस ये छोटा सा पार्ट है, आपको ये याद रखना है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो मेजर पार्ट है वो डायरकी वाला पार्ट है। अब लेजिस्लेटिव चेंजेज में भी कुछ चेंजेस लाया गया था। तो कोई भी बिल लेजिस्लेचर के हेल्प के बिना एक्ट नहीं बन सकता था। अब ये बिल किसके है एसेंट चाहिए होता है? आज किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए किसका एसेंट चाहिए होता है आज के डेट में? प्रेसिडेंट। तो उस समय किसका एसेंट चाहिए होगा? तो वायसराय का। देख रहे हैं, बिल्कुल आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा पार्ट दिखता चला जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग इस सब चीज को अडॉप्ट करते चले गए हैं। ठीक है, वायसराय का। तो लेटर कुड हाउएवर इनैक्ट अ बिल विदाउट द एसेंट ऑफ द लेजिस्लेटर, लेकिन ये पार्ट नहीं है कि लेटर का। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वायसराय जो थे ना उनको ये पावर दिया गया था कि आप किसी भी बिल को इनैक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेचर के एसेंट के बिना। लेकिन लेजिस्लेचर अगर किसी बिल को इनैक्ट करना चाहते हैं तो उनको आपके एसेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन आज के डेट में वाइस वर्सा नहीं है। बस लेजिस्लेचर को चाहते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं है, जो उस समय 1919 के समय में वाइस वर्सा था। ठीक है। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर को है ना बाई कैमरल बना दिया गया था। एक आपका प्रोविंस पे था, दूसरा आपका सेंट्रल लेवल पे था। सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल बना दिया गया था। बाई कैमरल में हाउस का डिमार्केशन हो गया था। अभी भी हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ना, अपर हाउस और लोअर हाउस, यही चीज है। तो ये यही तो बना था वहां पे। द लोअर हाउस वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आज भी आप राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोअर हाउस को आप क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। तो लोअर हाउस को उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जा रहा था और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर पे बाई कैमरल इंट्रोडक्शन हुआ था। तो 1919 में आपने देखा डायरकी का इंट्रोडक्शन, बाई कैमरल का इंट्रोडक्शन। जो डायरकी के में दो सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, एक आपका ट्रांसफर था, दूसरा रिजर्व था। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपका रिजर्व सब्जेक्ट था विदाउट द एड ऑफ मिनिस्टर्स। तो ट्रांसफर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। फिर यहाँ पे क्या था? वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। द फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ वोटिंग वाज ग्रांटेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब किस किस बेसिस पे वोटिंग? हर कोई उस समय वोट नहीं कर सकता था, जो आज की डेट में है कि हु इज अबव 18 years of age, exceptions are there like the person should not be of the unsound mind and all,
तो उस बेसिस पे आप आज की डेट में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, आप कितना टैक्स पे करते हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, इन सब बेसिस पे आप वोट कर सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी वाज ग्रांटेड टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। और इस टाइम पे क्या हुआ था, प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, ये अभी मैंने आपको क्या बताया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दिया गया था। तो इसमें बहुत सारा चेंजेस लाया गया था। जो प्रोविंशियल बजट था उसको पहली बार सेंट्रल बजट से अलग किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है कि किस एक्ट में प्रोविंशियल बजट को एक ये सेंट्रल बजट से अलग किया गया था। तो इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी मैंने आपको बताया था कॉमनिज्म का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 1909 में। तो कॉमनिज्म को इसके बाद मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट एक्ट में वो पढ़ेंगे, कॉमनिज्म एक्सटेंड कर गया था, एक्सपैंड कर गया था। हाँ वंडरफुल, 1909 में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेशन थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू, उस समय सिर्फ मुस्लिम के पास था। अब ये क्या हुआ था, सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस, अब इन सब पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया था। तो ये कॉमनलिज्म का एक्सटेंशन कब हुआ था, बस आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कॉमनलिज्म का एक्सटेंशन कब हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और कॉमनलिज्म कब आया था, इंट्रोडक्शन 1909 में, एक्सटेंशन 1919 में। ठीक है, अब न्यू इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में न्यू इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन हुआ था। अब ये न्यू इंस्टीट्यूशन क्या है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। It provided for the establishment of a public service commission in India for the first time, and some of the functions of Secretary of State was transferred to the new office of High Commissioner for India. अब जैसे आज की डेट में आप उसको पढ़ते हो ना, एम्बेसडर बोलते हो, राजदूत बोलते हो, इसी तरीके से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ना, उनका कुछ फंक्शन किसको ट्रांसफर किया गया था, तो एक नया ऑफिस सेट किया गया था जिसको हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के नाम से जाना जा रहा था। तो वहां पे ये सब इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आज की डेट में उसको क्या बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो उनके पास जो फंक्शंस थे ना, अब उनके फंक्शंस को थोड़ा सा ट्रांसफर किया जा रहा था, एक नया ऑफिस बनाया गया था जिसको हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के नाम से जाना गया था। अब ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बताया गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा एट द एंड ऑफ एवरी 10 ईयर, और हर 10 साल के बाद वो जो कमीशन होगा वो इंक्वायर करेगा द वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, उस चीज का इंक्वायरी करेगा कि वो एक्चुअली में जिस तरीके से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट उस तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो साइमन कमीशन आप लोग सुनते हो, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ये क्या था, तो ये इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो लास्ट प्रोविजन था, जिसको ये बोला गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा टू इंक्वायर वेदर द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग और नॉट, गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली और नॉट। तो इसके लिए साइमन कमीशन बना था। ये साइमन कमीशन इसका आउटकम है, जो 10 साल बाद बनाया गया था ना, तो 8 साल पहले ही बन गया था, मतलब 8 साल बाद ही बन गया था 1927 में। तो ये साइमन कमीशन किसका आउटकम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक प्रोविजन का आउटकम है। वो कौन सा प्रोविजन था, एक स्टैट्यूटरी कमीशन को सेटअप किया जाएगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो यही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। अब आप लोग सब कुछ शांति बनाए रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सबसे पहले इसमें मैंने क्या बताया था, चलिए धीरे धीरे नोट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो एक प्रियम्बल की तरह एक ऑब्जेक्टिव दिया गया था फॉर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिवाइज फ्रॉम बाइकैमरलिज्म, मैं सब करा रहा हूँ, शुरू से रिवाइज करा रहा हूँ, वेट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिमार्केट किया गया था। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग और प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग। अब इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट का भी डिमार्केशन हुआ था, डायरकी का इंट्रोडक्शन हुआ था, डुअल गवर्नमेंट आया था। एक तरफ था आपका ट्रांसफर्ड और दूसरे तरफ था आपका रिजर्व। जो आपका रिजर्व पार्ट था वो नॉट
अकाउंटेबल मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो आपका ट्रांसफर्ड पार्ट था वो अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। जो आपका ट्रांसफर्ड पार्ट था वो गवर्नर विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विद द एड ऑफ मिनिस्टर, उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे, मिनिस्टर। और जो आपका रिजर्व पार्ट था गवर्नर विदाउट एड ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। अब 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस होने चाहिए। इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया गया था। ठीक है। इसके बाद वो लेजिस्लेटिव पावर में कुछ चेंजिंग लाया गया था, लाइक बिल से रिलेटेड। तो बिल से रिलेटेड क्या था कि कोई भी बिल लेजिस्लेचर के द्वारा दिया जाएगा, जब तक वाइसराय का एसेंट नहीं आता है वो बिल क्या बनेगा, आपका एक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल है। वाइसराय चाहे तो वो उस एक्ट बिल को एक्ट बना सकते हैं विदाउट द एड ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। फिर और क्या किया गया था, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी सेटअप किया गया था। बाई कैमरल का मतलब अब 2 हाउस। ये लेजिस्लेटिव बॉडी में भी 2 पार्ट कर दिया गया था, 2 पार्ट का डिमार्केशन कर दिया गया था। एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली था और दूसरा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट था, काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे अभी तक सेंट्रल लेजिस्लेचर में सिर्फ एक था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, अब यहाँ पे डिमार्केट कर दिया गया था। वंडरफुल। डिमार्केशन हो गया, एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया और दूसरा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ था, वोटिंग राइट से रिलेटेड भी कुछ हुआ था। तो वोटिंग का पावर ग्रांट किया गया था लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स कितना आप पे करते हो, एजुकेशन आपके पास कितना है, इस बेसिस पे। और फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपका जो प्रोविंशियल बजट था, हाँ कॉमनिज्म एक्सटेंड किया गया था, वंडरफुल। जो आपका प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से डिमार्केट किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है। उसके बाद कॉम्युनलिज्म को एक्सटेंड किया गया था। कॉम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन किस एक्ट में हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्शन हुआ था। और इसका एक्सटेंशन कब हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे क्या, कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे। चलिए इंस्टीट्यूशन का नाम आप लोग बताइए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, जस्ट टेल मी द नेम। पब्लिक सर्विस कमीशन, एक तो इंस्टीट्यूशन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा हाई कमीशन, हाई कमीशन फॉर इंडिया। वंडरफुल, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, कमीशन फॉर इंडिया, वंडरफुल। ये इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थे। और इसमें क्या हुआ था, इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गया था। अब इसमें एक प्रोविजन स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए एक प्रोविजन डाला गया था। क्या डाला गया था, एक प्रोविजन कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप किया जाएगा। कब सेटअप किया जाएगा, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के बाद। किस लिए सेटअप किया जाएगा, टू इंक्वायर द वर्किंग कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस जो प्रोविजन का आउटकम क्या निकला, तो साइमन कमीशन सेटअप किया गया था, जो स्टैट्यूटरी कमीशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द प्रोविजंस अंडर 1919, जो इंक्वायरी कमीशन जो बना था, जो इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया गया था, वो उसका आउटकम क्या था, तो साइमन कमीशन वाज द आउटकम। साइमन कमीशन क्यों बना था, तो इसी को इंक्वायर करने के लिए बना था। तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग रिगार्डिंग सर वाइसराय असेंट पर, सर वाइसराय असेंट वाला सर पॉइंट वाला बता, समझ नहीं आया। ओके, क्या क्या वाइसराय एसेंट समझ नहीं आया। अच्छा, जैसे अभी क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स थे ना, 60 मेंबर्स थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किसी बिल को जनरेट किया कि ये एक्ट बनना चाहिए। तो बिल एक्ट कब बनता है, आज के डेट में, जब लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, वाइसराय के पास जाता है, वाइसराय अपना सिग्नेचर करते हैं, मतलब अपना एसेंट देते हैं, तभी तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उस समय क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल
कोई बिल पास किए तो वो बिल किसके पास जाएगा? वायसराय के पास जाएगा। अभी वायसराय के पास नहीं, भी तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। मैंने यहाँ पे वायसराय लिख दिया, वायसराय के पास जाएगा। अब वायसराय क्या करेंगे? यहाँ पे एसेंट देंगे अपना, मतलब अपना कंसेंट देंगे कि हाँ ये चीज आना चाहिए। तब उनके कंसेंट के बाद ही वो बिल जो होगा वो एक्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे वाइस वर्सा भी अलाउड था। वाइस वर्सा में क्या था कि वायसराय जो होंगे ना, वो विदाउट द एसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वायसराय जिस चीज पे चाहेंगे उस चीज पे वो एक्ट बना सकते हैं। उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के एसेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को वायसराय के एसेंट की जरूरत है। यही मैंने बताया, समझ आ गया? यस सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अब कल करेंगे, ठीक है। चेक, कल ही इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी तो फ्रेश फ्रेश है। क्या करूं? जैसे बताइए, जल्दी बताइए। कल सर, कल करूं? कल सर अभी एग्जॉस्ट हो गए कल। एग्जॉस्ट हो गए हैं? सर मैंने बोला था ये डायरकी के बारे में क्वेश्चन जो मेरा था ना, तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। पर आपने बोला जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट टू रिजर्व सब्जेक्ट में जो डिफरेंस आपने बोला था, लेकिन इसमें